नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आएंगे। सीएम योगी शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। भारत मंडपम में मीटिंग है जिसमें वो शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर मीटिंग होनी है। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर होंगे। इस दौरान एक अहम मीटिंग का हिस्सा होंगे। कल शाम 4 बजे वो पहुंचेंगे दिल्ली, जहां पर यूपी सदन में वो ठहरेंगे और उसके बाद भारत मंडपम में मीटिंग में शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर यह मीटिंग होनी है। लखनऊ में एक हादसा हुआ। नगर निगम के डंपर ने स्कूटी सवार नर्स को टक्कर मार दी। हादसे में नर्स गंभीर रूप से जख्मी हो गई। डंपर स्कूटी को 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। घायल नर्स को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को हिरासत में लिया है। साथ ही नगर निगम के कूड़ा ढोने वाले डंपर को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। सीतापुर में शारदा कैनाल नहर के पुल से बच्चे छलांग लगा रहे थे। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मानपुर थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर उफनते नहर में बच्चे छलांग लगाते दिख रहे हैं। सीतापुर की यह तस्वीर बताई जा रही है। किस तरह से लापरवाही बच्चों की ओर से की जा रही है। जान जोखिम में डालकर उफनते नहर में ये बच्चे छलांग लगाते दिख रहे हैं। लखनऊ में बड़ी खबर, जहां पर साधु के भेष में ठगी करने के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। केमिकल युक्त भस्म से दुकानदारों को ये सम्मोहित करते थे। आरोपियों ने दुकान से सरसों, गेहूं और रकम लूटी थी। गिरफ्तार चोर चारों आरोपियों की बात की जाए तो ये मेरठ के रहने वाले हैं। गोसाईगंज पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की। खबर वाराणसी से। तितली गैंग से जुड़े 2 चोरों को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लग्जरी लाइफ की चाहत में ये चोरी करते थे। इनके पास से 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल और कुछ गहने कैश बरामद हुए। चोरी के बाद चोर महंगी गाड़ी की खरीदारी करते और घूमने भी जाते। गिरोह के सभी सदस्य बटरफ्लाई टैटू बनवाते थे। ये एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें अभी 5 लोग प्रकाश में आए हैं। इसमें जो इनके पुख्ता सदस्य बन जाते थे, उनके ऊपर एक ये तितली का टैटू अपने ऊपर करवाते थे और तितली गैंग से अपने आप को बताते थे कि हम तितली गैंग हैं। इसी में जो एक अभियुक्त अभी पकड़ा गया है, उसको टैटू नहीं बन पाया था। इसी ने बताया है कि अभी क्योंकि इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हुई थी। अभी फिलहाल 5 लोग हमारे प्रकाश में आए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये चोरी की घटना के बाद मनाली घूमने निकल गए थे और वहीं पे इन्होंने जो पैसे लूटे थे, उसी पैसे जो चोरी किए थे, उसी को वहाँ पे खर्च करके ये लोग वापस आए थे। और अगली खबर बलिया से। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बलिया के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के हजौली नारा पार से हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 राइफल, 1 तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस को तस्करों के पास AK-47 का भी एक कारतूस मिला है। थाना प्रभारी गढ़वाड़ व थाना प्रभारी फेफना की संयुक्त टीम के द्वारा एक अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई थी, जिसमें अभियुक्त डब्लू सिंह उर्फ विनय सिंह सन ऑफ कसवान सिंह हजौली नारापार गढ़वाल, इनकी गिरफ्तारी की गई। 2 जिंदा कारतूस 303 बोर और 1 जिंदा कारतूस प्रतिबंधित AK-47 बोर का बरामद हुआ था। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनको चालान कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत सहारनपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सहारनपुर के खेमका सदन से शुरू हुई और हकीकत नगर धरना स्थल तक पहुंची। देश की आन शान बान तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है घर घर तिरंगा। आज युवा मोर्चा के द्वारा सभी जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। 14 तारीख को
विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में विचार गोष्ठी सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी और 15 तारीख को हम अधिकांश सब पूरी पार्टी के लोग, हम सब लोग जहां जहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम होंगे उसमें सहभागिता करेंगे। मेरठ में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और मेरठ वासियों से अपील की कि तिरंगा खरीदकर अपने घर पर जरूर लगाएं ताकि राष्ट्रवाद का यह संदेश हर तरफ फैले। प्रत्येक घर पर तिरंगा झंडा लगे, हर घर तिरंगा का एक आंदोलन प्रारंभ किया है। उस क्रम में हम सभी सांसदों की बैठक ली थी वर्चुअल। आदरणीय नड्डा जी ने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनके निर्देश के अंतर्गत मेरे द्वारा 16 मंडल अध्यक्ष मेरठ महानगर में हैं और जितने माननीय सभासद हैं और जितने सभासदों के मतलब चुनाव लड़े हुए लोग हैं। शाहजहांपुर में हर घर तिरंगा अभियान के दौरान बाइक रैली निकाली गई और इस दौरान यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बाइक पर बैठकर युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान में बाइक रैली का आयोजन किया गया। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी ने अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए ये तिरंगा कार्यक्रम रखा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। हम आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह से अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना सभी भारतीयों का कर्तव्य है। कर्तव्य पथ के ऊपर जब जब कोई बात आई तब तब भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसलिए आज हम आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और अब बात मायावती के चुनावी प्लान की। दरअसल मायावती ने साफ कर दिया है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो सभी सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने वाली हैं और इसके लिए उन्होंने प्रत्याशियों पर मंथन भी शुरू कर दिया है और पार्टी पदाधिकारियों को नया टास्क भी दिया है। मायावती ने न सिर्फ उन मुद्दों को गिनाया बल्कि आरक्षण, नजूल और वक्फ वाले मसले पर अपनी लाइन भी क्लियर कर दी है। हालांकि मायावती की इस रणनीति पर जहां बीजेपी कटाक्ष कर रही है तो समाजवादी पार्टी नसीहत दे रही है। बीते लोकसभा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली पार्टी एक बार फिर उपचुनाव में ताल ठोक रही है। उस वोट बैंक को पाले में लाने की कोशिश कर रही है जो चुनाव दर चुनाव खिसकते गए और बीएसपी के वोट प्रतिशत को सिंगल डिजिट में ले आए। अब उसी मतदाताओं को साधने के लिए मायावती ने खास प्लान तैयार किया है और वो मुद्दा उठाया है जिस पर समाजवादी पार्टी अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई। मायावती ने साफ कर दिया कि उपचुनाव में बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। जातीय समीकरणों को साधने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण में कोटा का विरोध किया जाएगा। नजूल भूमि का मुद्दा चुनाव में उठाने की तैयारी है और वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल का मुद्दा भी चुनावी होगा। मायावती उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने जा रही हैं जो खास धर्म और खास वर्ग से ताल्लुकात रखता हो, जिसमें आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। माननीय बहन जी ने सिर्फ इतना कहा है कि उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से करनी है और जो सेक्टर कमेटियां हैं और पोलिंग बूथ उनको रिव्यू करके अपने संगठन को दुरुस्त रखना है। संगठन को लेकर बहन जी जो निर्देश देती हैं वो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया हम लोगों को। हम लोग जाकर क्षेत्र में संगठन का को मजबूती से बनाएंगे और 10 उपचुनाव जो है पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। क्रीमी लेयर के बारे में चर्चा हुआ और अपने हमारे लोग उपचुनाव है 10 सीट पे, हम 10 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं मजबूती के साथ। मायावती ने उपचुनाव वाली मीटिंग में पार्टी पदाधिकारियों को क्लियर कर दिया है कि वो सभी 10 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी से भी अकेले मुकाबला करेंगी, जिसके लिए उन्होंने खास प्लान तैयार किया है। बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश में मृतप्राय स्थिति में हो गई है। बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। पूरी तरह से पार्टी बैठ गई है
बैठक करके वो अगर निर्णय कर रहे हैं कि अब वो उपचुनाव भी लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसका आप लोकतंत्र में स्वागत करते हैं। वो उपचुनाव लड़ें, अपनी ताकत के साथ आएँ, अच्छी बात है। लेकिन अब तक जो बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है, जिसमें बीएसपी केवल अब वोट बांटने वाली एक पार्टी रह गई है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। स्वागत है उनका अगर अपनी पार्टी को बाय इलेक्शन में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पिछले होने वाले लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में लोगों ने देखा, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी से कि जो भी प्रत्याशी उतारें वो अपने विवेक से उतारें, किसी के इशारे पर या किसी के कहने पर प्रत्याशी ना उतारें। ऐसे में मायावती का अकेले चुनाव लड़ना क्या समाजवादी पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने जैसा होगा या फिर लोकसभा चुनाव की तरफ फायदा पहुंचाना होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि क्या मायावती अब खुलकर जातिगत राजनीति को हवा दे रही हैं या फिर चुनावी पिच तैयार कर रही हैं, जिस पर खुलकर आरक्षण के नाम बैटिंग की जा सके ताकि विरोधियों को जाति की राजनीति में उलझाया जा सके। आखिर उन जगहों से चुनाव कौन लड़ेगा, इन नामों पर आखिरी फैसला बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को ही करना है। पदाधिकारियों को सिर्फ कहा गया है कि वो अपनी जगहों पर बूथों और सेक्टरों की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल रखें। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ही साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में धर्मांतरण के आरोपी मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने के आरोपी मौलवी की गिरफ्तारी हुई है। मोहनलालगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने निकाह करने वाले लड़के को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और आज लड़के के पिता को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल निकाह के बाद गर्भवती हो गई थी नाबालिग और उसकी जान चली गई थी। निकाह करने के आरोपी मुर्तजा को 1 महीने पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब उसके पिता और मौलवी को गिरफ्तार किया। नोएडा में थार खड़ी कर सड़क पर सेलिब्रेशन और फ्लैश लाइट जलाकर आतिशबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लड़के दिख रहे थे बर्थडे मनाते हुए। वीडियो अजनारा होम्स सेक्टर 121 का बताया जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद थाना फेज 3 पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक एक थार गाड़ी का प्रयोग करते हुए आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए हुड़दंग आदि कर रहे थे। वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल फेज 3 थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि यह वीडियो अक्टूबर 2023 का है। वाराणसी में एक लड़की ने बाल झड़ने की वजह से यानी कि हेयरफॉल की परेशानी की वजह से आत्महत्या कर ली। लालपुर पांडेपुर इलाके की 20 साल की श्रेया सिंह ने खुदकुशी कर ली है। शॉपिंग मॉल में फ्लोर मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन बीते 1 साल से हेयरफॉल की वजह से वो परेशान थी। इस बीच उसने कई बार ट्रीटमेंट भी करवाई, लेकिन डिप्रेशन में आ जाने की वजह से श्रेया ने शुक्रवार दोपहर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मेरठ में सामने आया धर्मांतरण का खेल। हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप, गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण का आरोप लगा है। प्रार्थना सभा की आड़ में यहां पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 3 महिलाओं समेत 5 को हिरासत में लिया गया। थाना कंकर खेड़ा के खडोली का ये मामला है। मिर्जापुर में अवैध चर्च पर बुलडोजर एक्शन हुआ। पुलिस ने अवैध चर्च को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की जमीन पर अवैध चर्च बनाया गया था। चर्च के अंदर धर्मांतरण भी होता था, जिसकी शिकायत पुलिस को बार बार मिली थी। अहरौरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। और यहाँ अगल बगल के जो लोग हैं भोले लोग हैं, उनको ये उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इसी दौरान जो जिस जमीन पर यह चर्च बना हुआ था उसकी जब जांच कराई तो वो वन विभाग की ज़मीन पाई गई। इनको नोटिस दिया गया और जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज नियमानुसार पुलिस की, प्रशासन की और वन विभाग की टीम सम्मिलित रूप से आज इन लोगों के जो यहाँ अवैध निर्माण है उसको
ध्वस्त करा दिया गया है। आगे भी इस तरह के जो केंद्र चल रहे होंगे उनको आइडेंटिफाई कराया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम में मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। सुनीता दयाल ने नगर आयुक्त विक्रमादित्य पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेयर सुनीता ने निगम में टेंडर को लेकर निगम अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। मेयर ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर इश्यू किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। कुछ दिन पहले ही नगर आयुक्त ने एक चिट्ठी लिखकर मेयर सुनीता दयाल पर आरोप लगाया था कि उनके पति फाइल चेक किया करते हैं और इस बात को लेकर भी ये विवाद सामने आया था। एक कंपनी को बहुत बड़ा फेवर किया गया। जब मैंने उसकी फाइल मंगाई, मेरे सहयोगी ने फाइल मांगी तो उसको मेरे यहाँ से हटा दिया गया, मेरे से बिना बात करे। उसकी सैलरी काट दी गई, आधी कर दी गई और उसके बाद अलग अलग तरीके के घटिया लेटर लिख के सीधे मुझे ना पहुंचा के मीडिया में पहुंचाए गए, मुझे अपमानित किया गया। वो भी कोई बात नहीं थी। जब मैंने फाइल मंगाई तो उसमें बड़ा फ्रॉड मैंने पकड़ा। जो काम 15वीं की बैठक हुई थी 5 महीने पहले 30,000 में ठहरा था, तय हुआ था, उस काम को 61,500 रुपए पे दिया गया। जो काम 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते थे, एक बार में 10 साल के लिए दिया गया। सीएम योगी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर बड़ा आदेश दिया। सीएम ने कहा बच्चों का सिलेबस उनकी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि हर स्कूल में खेल के मैदान होने चाहिए। ओडीओपी आधारित ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण दिए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया। सीएम ने सभी स्कूलों और कॉलेज को वार्षिक परीक्षाएं 15 मई से पहले ही पूरा करा लेने के भी आदेश दिए। स्कूल सिलेबस कम करने और कौशल आधारित शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की बात कही। सरकार में आने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों और मजदूरों को लगातार राहत पहुंचाई है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सीएम योगी ने 7.5 साल में बाढ़ पीड़ितों को 2900 करोड़ रुपए बांटे हैं। 22 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया गया है। बाढ़ग्रस्त फसलों के 964 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 90 लाख लंच पैकेट और राहत की किट बांटी गई है। ओलंपियन ललित उपाध्याय काशी लौट आए हैं। ललित ने आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और ओलंपिक में मिले मेडल को बाबा विश्वनाथ को अर्पित कर दिया। जी, मैं बहुत बड़ा पल है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेरे वजह से थोड़ा सा यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ लोगों से। और उसके साथ शासन प्रशासन यहाँ सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इतने भीड़ और इतने सावन के महीने में इतने लोग आ रहे हैं। विनेश के लिए क्या कहेंगे? विनेश कैसे, जिस तरह विनेश फोगाट के लिए हुआ? देखिए, हर खिलाड़ी है, सबका सपना होता है ओलंपिक में मेडल जीतना और वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जो हुआ, क्या मानना है विनेश के लेकर? देखिए, मेरा मानना से क्या हो जाएगा आप बताइए। अब जो होगा सब पूरे देश ने देखा है। रही बात, मुझे उस रूल के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि वो रेसलिंग है। रही बात, जो प्लेयर का दिल टूटता है तो थोड़ा सबको बुरा लगता है। आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए विनेश को? देखिए, वो तो ऊपर के लोग जो है डिसाइड करने लगे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब प्लेयर जो उन्होंने अपना बेस्ट दिया वो डिजर्व करती थी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से खेल के लिए 2014 के बाद से बड़ा काम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना योगदान मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेल के बढ़ावा देने में कितना योगदान मानते हैं आप? मैं प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूं, पहली बात उतना कम है। चाहे टीम हारती है चाहे जीतती है, हमेशा उनका फ़ोन आता है सर का अभी भी जाने से पहले भी हमें मोटिवेट किए थे और आने के बाद भी सर मतलब हमेशा रहता है कि मेडल जीतने के बाद भी फ़ोन आता है सर का। जो उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम जो हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं, आज उसी का है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से घाट पर श्रद्धालुओं का जाना कम हो गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों में जलस्तर घटने के बाद एक बार फिर घाटों पर रौनक लौट आई है। गंगा नदी का जलस्तर घटने के साथ ही श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से आज भी कई सड़कों पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा में 1 घंटे की बारिश में ही सड़कें लबालब हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई।
वाराणसी को एक और वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है, जिससे रेल यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है। फिलहाल इसके रूट को फाइनल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। केसरिया रंग में रंगी ये बेहद ही खूबसूरत वंदे भारत ट्रेन काशी की शान बढ़ा रही है। जी हाँ, वाराणसी को ये चमचमाती नई वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। खूबसूरती में अव्वल और सुविधाओं से बेहद हाईटेक ये ट्रेन बहुत जल्द पटरी पर दौड़ती दिखेगी। इससे काशी आने वाले और यहाँ से जाने वाले यात्रियों का सफर आसान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वंदे भारत वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड में आके खड़ी हो चुकी है और जल्द ही इसका रूट तय किया जाएगा। सबसे पहले हम इस वंदे भारत की वो खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिस रंग में ये रंगा हुआ है। ये पूरी तरह से केसरिया रंग में ये यानी कि गेरुआ कलर में ये वंदे भारत रंगी है और इसके साथ ही ब्लैक और स्लेटी कलर का समावेश इसमें है, जो इसको काफ़ी खूबसूरत बता रहा है। 8 कोच की यह वंदे भारत है और अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं जो वंदे भारत ट्रेनों में होती है। जल्द ही यह वंदे भारत ट्रेन यहाँ वाराणसी से संचालित होगा। फिलहाल इस ट्रेन का रूट क्या होगा ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक संचालन किए जाने की बात चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का लुक बेहद ही आकर्षक लग रहा है। इसमें 600 यात्री सफर कर पाएंगे। वाराणसी से हावड़ा तक इसको संचालित किया जाएगा, लेकिन एक जो अधिकारियों की जो बात है, जो अधिकारियों का ये कहना है कि अभी रूट तय नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये हावड़ा तक ये संचालित किया जाएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से एक नई ट्रेन की मांग थी हावड़ा तक के लिए। तो इसको देखते हुए यह वंदे भारत यहाँ पर भेजी गई है, जो जल्द ही अपना रूट तय कर लेगी। लेकिन इसके संचालित होने के बाद वाराणसी में कुल 5 वंदे भारत जो ट्रेन है वो संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। इसके पहले 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और अब यह 5वां वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से अपना सेवा देना शुरू करेगी। देखिए, एक वंदे भारत का रेक हमारे पास 5 तारीख को आया है, जिसमें कि 7 चेयर कार और 1 एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है। अभी इसका डेस्टिनेशन और सोर्स का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और इसके विषय में जैसे ही रेलवे बोर्ड द्वारा सूचना दी जाती है आपको बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ के लिए चलेगी। बड़ा आकर्षित करने वाला ये कोचेज है, क्या कलर है और किस प्रकार आकर्षित कर रहा है? ये जो रेक आया वो बाहर से भगवा कलर का है और अंदर उसमें वही सारी आधुनिक सुविधाएं हैं जो वंदे भारत के रेक में होती हैं। काशी को 5वीं वंदे भारत ट्रेन मिली है। यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी सहूलियत होगी। फिलहाल ये ट्रेन आरपीएफ की निगरानी में यार्ड में खड़ी है। अभी देश में 50 से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। साल 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के लिए ही चली थी। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन ट्रेनों ने देश में रेल यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। यही वजह है कि ये यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।